हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था। आज हम लोग को फोकस करना है मेनली पीएच स्केल पे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल को लिखने का तरीका ये है, आपको ये पी लिखना है स्मॉल और कैपिटल एच, ये पीएच हो गया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है पीएच स्केल। पूरे विस्तार से हम लोग समझेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है, पीएच बताता क्या है, पीएच की जरूरत क्यों पड़ी हमको हमारे लाइफ में। एक एक करके हर बात को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बात कि पीएच स्केल की डिस्कवरी की थी, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जा सकता है, पीएच स्केल डिस्कवर्ड बाय पीएच स्केल डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन, जिन्होंने क्या किया था, पीएच स्केल की डिस्कवरी की थी। तो ये साइंटिस्ट का नेम हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला चीज तो समझ गए हम लोग पीएच स्केल के बारे में। दूसरी बातें जो समझनी है हम लोग को पीएच स्केल के बारे में, वो ये है कि पीएच स्केल की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का मैं नाम दे दिया ए, और इस कंटेनर का नाम नहीं है, एक कंटेनर है और इसमें एक एसिड मैंने फिल किया है और इस एसिड का नाम क्या है, ए रख दिए। ये भी एक एसिड है। दूसरा एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें भी मैंने एक एसिड रखा है, फिल किया हुआ है, और इस एसिड को मैंने क्या नाम दिया है, बी। तो हमारे पास दो टाइप के एसिड हैं, फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज बी। मजे की बात है कि दोनों एसिड है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ए वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बी वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बात अभी तक कोई बता नहीं सकता था कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस के बारे में भी बताएगा, ये जरूरी नहीं है एसिड के बारे में बताएगा। कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी तक हम लोगों ने देखा एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन ये बात कोई अभी तक नहीं बताया किसी साइंटिस्ट ने कि हम कैसे जानेंगे कौन सा एसिड जो है ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, और कौन सा एसिड है जो बहुत वीक है, कमजोर है, कौन सा बेस है जो बहुत स्ट्रांग है और कौन सा बेस है जो बहुत वीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है और कौन सा एसिड कितना वीक है, कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है और कौन सा बेस कितना वीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं। अब देखिए कैसे बात पता चलेगा कि कौन सा एसिड, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मान के चलिए एसिड के बारे में, और इसको आपको अपने नोट कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्योंकि इसमें एक टर्म यूज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, आपके बुक में भी, और ये बहुत बार यूज होता है। अगर आप रेफरेंस बुक ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ बुक वाले में भी यूज हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का मतलब क्या है वो भी यहाँ फील आएगा। उसको समझने के बाद ही हम पीएच वैल्यू, पीएच स्केल को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, पीएच स्केल की डिस्कवरी सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल ये हमको बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है, कौन सा एसिड कितना वीक है और कौन सा बेस कितना वीक है। बट बताता कैसे है, सबसे पहला सवाल आपके मन में अराइज होना चाहिए कि सर ये कैसे बताता है आखिर में। तो देखिए कैसे बताता है, एसिड को कैसे बताएगा। तो देखिए
आप लोग जानते हैं एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है। तो ये सॉल्यूशन है, इसमें एसिड है। तो देखिए यहाँ पर H+ आयन, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी मिले। और ये वाला डायग्राम भी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, ये फर्स्ट कंटेनर था और ये हमारे पास सेकंड कंटेनर था। इसमें कौन सा एसिड फिल था, उस एसिड को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ए। यहाँ एसिड ए है और यहां पर भी एक एसिड फिल था, दैट इज बी। अब सवाल है कैसे बताएगा पीएच वैल्यू कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कितना वीक। एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको पता है कि एसिड क्या देता है, H+ आयन। इसमें H+ आयन देखा जाएगा। H+ मान लेते हैं यहां पर ये H+, ये H+, 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 H+। इस डायग्राम को भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। और इसमें मान लेते हैं हमारे पास यहाँ है H+, यहाँ है H+, यहाँ H+ और यहाँ पर से H+। अब बताइए आप अपना दिमाग लगा के कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ए। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम एसिड उसको बोलते हैं जो H+ आयन देता है, ठीक है। दानी उसको बोलेंगे जो पैसा दान करता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए एक दानी है ए और एक दानी क्या है, बी। ए वाला दानी जो है वो एक साल में 5,000 रुपए डोनेट करता है, दान करता है गरीबों के लिए। और बी जो है ये 20,000 रुपए दान करता है। तो सबसे बड़ा दानी बताइए कौन हुआ, बी, क्योंकि ये ज्यादा दान कर रहा है, बड़ा हुआ, ताकतवर हुआ पैसे से। क्यों सर, ज्यादा पैसा है तभी तो ज्यादा दान कर पा रहा है, कम पैसा है तो कम दान कर रहा है। तो पैसे से ज्यादा ताकतवर बी है कि नहीं है, बड़ा दानी भी बी है। वैसे ही अब बताइए इसमें ज्यादा H+ किसके पास है, इसके पास। यहाँ H+ कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 और 3 9। और यहाँ H+ कितने हैं, 4 है। तो ज्यादा H+ इसके पास है कि नहीं है, मतलब ज्यादा ताकतवर एसिड ये होगा। समझ आया कि नहीं आया। एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है। H+ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। तो जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा H+ होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ताकतवर एसिड होगा। जिस एसिड के पास कम H+ होगा, कम H+ आयन, वो वीक एसिड होगा। इसी बिहाफ पे पीएच स्केल बताता है कि कौन सा एसिड कितना ताकतवर है और कौन सा एसिड कितना कमजोर है। अब समझ आया कि नहीं आया। जैसे मैंने कहा था कि पीएच इसके लिए बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। लेकिन बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर आखिर में पीएच स्केल बताता है तो बताता कैसे है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। तो आंसर है ऐसे, जिसपे जितना ज्यादा H+ रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसपे जितना कम H+ होगा वो वीक एसिड होगा। तो हालांकि H+ आयन को हम लोग गिन तो नहीं सकते वहां पर, यहां पर भले मैं आपको समझाने के लिए 9 4 बता दिया हूं, लेकिन जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो मोल्स के बारे में बात होगा। इसमें 2 मोल H+ पाया जा रहा है, इसमें 3 मोल H+ पाया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है 1 मोल की, 6.023 × 10⁻23। तो हालांकि वो सब हम लोग को अभी चर्चा नहीं करना है, आप लोग को बस इतना ही देखना है। तो इसी को एक नया टर्म दिया जाता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन।
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहला सवाल जो आपको द्विधा में डालेगा। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्लास 10th के लिए आपको क्या समझना है कि कंसंट्रेशन का हिंदी में मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा, या इंग्लिश में आप समझ सकते हैं क्वांटिटी। समझने के लिए क्लास 11th में जाइएगा तो नया चीज कंसंट्रेशन के बारे में पता चलेगा। एक बार देख लेते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं अपना। बिल्कुल आ रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मात्रा। तो बताइए किसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है? अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि बताइए ए में या बी में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा। H प्लस आयन का मात्रा किसमें ज्यादा है? तो H प्लस आयन का मात्रा ज्यादा है इसमें। तो जिसमें H प्लस आयन का मात्रा ज्यादा होगा उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, मतलब यहाँ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, H प्लस आयन की क्वांटिटी कम है कि नहीं? यहाँ पर H प्लस आयन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो क्वांटिटी या मात्रा इसको नोट कर लीजिए कंसंट्रेशन, लेकिन अब हम लोग कंसंट्रेशन ही यूज करेंगे। तो बताइए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन किसमें ज्यादा है? इसमें। कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी किसकी? H प्लस आयन की। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कम है। तो जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ये आपको बुक के लैंग्वेज में मिलेगा। अब फील आया कि नहीं आया? अभी तो मैंने केवल ऐसे ही समझाया था। आपको ये लिख के मिलेगा कि पीएच स्केल हमको क्या बताएगा? ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बताएगा। मतलब किसमें H प्लस आयन का क्वांटिटी ज्यादा है, ये बताएगा पीएच स्केल। और जिसमें H प्लस आयन की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। पता चल जाएगा हम लोग को। और जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी? तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या है? ज्यादा। और ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड इसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। फिर से एक बात हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। पीएच स्केल हमारे लाइफ में क्यों आया? कंपेयर करने के लिए कि कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। लेकिन सवाल है कि सर कैसे बताएगा कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये वाला एसिड वीक है? तो ये बताता है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, क्वांटिटी। जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब H प्लस आयन ज्यादा है, मतलब उस एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वो कैसा एसिड होगा? वीक एसिड होगा। इसी के आधार पे पीएच स्केल बताता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। किसके आधार पे, किसके बेसिस पे पीएच बता पाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के आधार पे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के बेसिस पे बता पाता है। समझ आया? और ये जाहिर सी बात है कि एसिड H प्लस देता है, तो जिसके पास जो जितना ज्यादा H प्लस रहेगा जिसमें, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल एसिड रहेगा। और जिसमें जितना कम होगा
H+ आयन वो उतना ही कमजोर वीक एसिड होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? और ये टर्म मेन तो मेरे को इसमें पूरा सिस्टम में ये सिखाना था, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। और ये जिसमें H+ आयन ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें H+ आयन वो वीक एसिड। इसी में क्वांटिटी या मात्रा को कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बोल देते हैं। इतनी बात समझ आई। पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। इतना भी समझ गए हम। अब मेन कहानी समझना है अभी बाकी। अभी पीएच स्केल का मेरे को डेफिनेशन लिखवाना है आपको, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो पीएच स्केल को समझने से पहले हम लोग को एक बात और समझनी पड़ेगी, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो थोड़ा सा हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ लेते हैं, लगभग 5 से 7 मिनट। उसके बाद पीएच स्केल का पूरा सिस्टम से हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन वगैरह, कहां से कहां रेंज तक एसिड होता है, किस से किस रेंज तक बेस होता है और किस से किस रेंज तक न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको कॉपी में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब बारी है हम लोग का पढ़ने का यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब सवाल है कि सर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, और आप हम लोग को पीएच वैल्यू में यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करेगा, बूस्ट करेगा। दैट इज वाई वी हैव टू स्टडी अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं एकदम अच्छे से। बहुत सारे सब्सटेंस को आपस में मिला करके एक इंडिकेटर तैयार किया जाता है, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स होते थे वो एसिड पे कलर चेंज करते थे, बेस पे कलर चेंज करते थे, सॉल्ट पे कलर चेंज करते ही नहीं थे। प्लस दूसरी बात ये भी प्रॉब्लम था कि वो केवल ये बता सकते थे कि ये एसिड है और ये बेस है। ये कभी नहीं बता सकते थे कि 2 एसिड दे दिया मैं तो दोनों एसिड में तो सेम ही कलर दिखाएंगे। ये तो नहीं बता पाएंगे कि भाई यहाँ ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये वाला एसिड वीक है, तो ये भी नहीं बता सकते थे। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर इतना अच्छा इंडिकेटर है जो हर आपको बताएगा कि ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, एकदम ऑर्डर से बता सकता है, हर में कंपेयर कर सकता है एसिड में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब सुनिए, डेफिनेशन आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा तो बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, तभी हम लोग इसका डेफिनेशन को समझ पाएंगे। मान के चलिए हमारे पास यहाँ एक कंटेनर है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये फर्स्ट कंटेनर और ये सेकंड कंटेनर और ये थर्ड कंटेनर। ठीक है, अब ये तीनों एसिड है, मान के चलिए ये ए है एसिड, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब देखिए मान के चलिए इसके पास H+ आयन कितने हैं? 6 H+ आयन है। कितने H+ आयन है? 6। और इस पे मान लीजिए कितने H+ आयन है? 5 है। और इसके पास कितने H+ आयन है? 5, 4, 3 लिख देते हैं, 3। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है? एक पेपर की स्ट्रिप होती है इस टाइप का। पेपर का क्या होता है? ऐसे स्ट्रिप होता है, बहुत सारे सब्सटेंस को मिला करके बनाया जाता है। उस पेपर की स्ट्रिप को क्या कीजिएगा, आप इसमें डीप कीजिएगा, डुबा दीजिएगा इसके अंदर, तो उसका कलर कुछ अलग आएगा, कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा कलर देगा, एक अपना स्पेसिफिक कलर। फिर जब इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग जो पेपर का स्ट्रिप रहता है इसमें डीप करेंगे तो इसमें अलग कलर आएगा।
और इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब हम लोग इसमें डीप करेंगे तो इसमें भी अलग कलर आएगा। तीनों के तीनों तो एसिड थे, लेकिन फिर भी, और देखिए ए भी एसिड है, बी भी एसिड है, सी भी एसिड है, और तीनों में एक ही इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे सब्सटेंस को मिला करके बनाया जाता है, और वो क्या करता है, अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पे अलग अलग कलर शो करता है। देखिए यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है, तो यहां कलर कुछ और होगा, ठीक है। मान लेते हैं रेड होगा, एग्जांपल के लिए रेड कलर आ जाएगा इसका, स्ट्रिप, पेपर के स्ट्रिप का। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अलग है, इसके कंपेयर में कम है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें जब डुबोएंगे उसी यूनिवर्सल इंडिकेटर को, तो यहाँ का मान लीजिए ऑरेंज आ जाएगा, और यहां पर जब फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर को डुबोएंगे तो यहां पर भी कलर कुछ और आ जाएगा। तो अलग अलग कलर देता है, जिससे हमको ये पता चल पाता है कि ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इससे थोड़ा सा कमजोर वीक एसिड है बी, और इससे और थोड़ा सा कमजोर है वीक एसिड, वीक है एसिड सी। और मान के चलिए एक ऐसा कंटेनर रहता जिसपे 4H+ आयन होते, तो इस पे जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के स्ट्रिप को डुबोते, डीप करते, तो यहां अलग कलर देता वो। समझ आया? इतना बेहतरीन चीज है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, सब में है डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा। ये नहीं कि सब चारों के चारों एसिड हैं तो एक ही कलर दे दिया, नहीं। जिसपे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज्यादा होगा, वो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा, उस पे कलर अलग। H+ का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, अलग कलर, कंसंट्रेशन चेंज हुआ, अलग कलर, कंसंट्रेशन चेंज हुआ, अलग कलर। अलग अलग कलर देता है, जिससे हम लोग कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। समझ आया? यही क्वालिटी है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। अब आपको फील आएगा इसका डेफिनेशन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। सेवरल का मतलब क्या होता है, कुछ। ये कुछ इंडिकेटर्स सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर। कुछ इंडिकेटर्स को आपस में मिला करके क्या बनाया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। देखिए डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पे डिफरेंट कलर शो कर रहा है कि नहीं। इट शो डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट कलर शो करेगा कब, एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो ये कलर भी डिफरेंट डिफरेंट शो करेगा, जिससे हमको पता चल पाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। समझ आया बात कि नहीं आया? आया होगा आप लोग को बात समझ में थोड़ा बहुत। इसी तरीके से पता चलता है। अब इसका फील, यूनिवर्सल इंडिकेटर का फील और आएगा आपको, लेकिन अभी अगर मैं उस डायग्राम को बनवा दूंगा तो ज्यादा समझ नहीं आएगा, लास्ट में बताऊंगा तो और फील आएगा आपको। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ गए। इसी कलर के इंडिकेट से हमको पता चलता है भैया कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कैसे पता चलता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन से। देखिए आप लोग का सब मर्ज हो रहा होगा। शुरू से कहानी को एक सीक्वेंस में जमाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे पीएच। पीएच क्या बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कितना वीक है। बेस को ही बताता है कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। लेकिन किसके आधार पे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन के बेसिस पे हमको पता चल पाएगा कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये एसिड वीक है। लेकिन सवाल है, अब मेरे पास 2-3 सॉल्यूशन दिया रहेगा तो मैं आंख से देख करके तो नहीं बता सकता भैया इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है
इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है और इसमें सबसे कम है। देख के तो बताया नहीं जा सकता था। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को पता करने के लिए हम लोग को किसकी नीड पड़ी? यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत पड़ी। यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग अगर कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयन का तो अलग अलग कलर शो करेगा। तो ज्यादा जब रहेगा तो दूसरा कलर, तो हम लोग पकड़ लेंगे भैया जब H प्लस आयन ज्यादा रहता है तो ये रेड कलर देता है। सबसे ज्यादा रहेगा जब H प्लस आयन तो ये रेड कलर देगा। मतलब जब जब यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर देगा मतलब H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ आया बात कि नहीं आया? आया। और अगर H प्लस आयन सबसे कम है तो दूसरा कलर देता होगा। तो जब जब वो कलर देगा तो समझ जाएंगे उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे कम है, तो बहुत वीक एसिड है। और इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। फील आया? तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को देखने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का हेल्प लेते हैं और इसी की बेसिस पे पीएच वैल्यू निकलती है। अब बार बार पीएच आ रहा है, अभी तो आपने सर बस इतना ही इंट्रोडक्शन बताया है। चलिए अब समझते हैं पीएच वैल्यू क्या है, इसका डेफिनेशन, रेंज, कब एसिड कब बेस होता है और उसका बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग फाइनली आ गए अपने मेन एम पे, जो कि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ चुका है और आपके होम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पीएच स्केल। कई बार बन चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो आप लिखिएगा क्या उसके जगह। मैं उसका दो डेफिनेशन बताऊंगा। ये पहला डेफिनेशन है, पीएच स्केल क्या होता है। मैं बताया था आप लोग को कि पीएच स्केल बताता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, लेकिन कैसे बताता है सवाल है। मैं बताया था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की बेसिस पे। एक्चुअली में जो पीएच है ना, वो ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अगर ये वाटर है, वाटर में आप एसिड को घोल दिए तो दो चीज घुल गया, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर है, वाटर में आपने बेस को घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया। वाटर में आपने सॉल्ट को घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया। आप किसी पानी में नमक को घोल देते हैं तो नमक पानी बन जाता है, वो भी सॉल्यूशन है। आप किसी वाटर में शक्कर को, शुगर को घोल देते हैं, शरबत बना देते हैं, वो भी सॉल्यूशन है। तो किसी भी सॉल्यूशन का एक्चुअली में पीएच वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, जो पीएच वैल्यू है वो एक्चुअली में ये बताता है कि किस सॉल्यूशन में, कि किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या है। 100 बात की एक बात, पीएच स्केल हमको ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है। क्योंकि अगर उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पता चल गया, अगर उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पता चल गया तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसका पावर कितना है एसिड का। क्योंकि उस सॉल्यूशन में जितना क्वांटिटी, जितना मात्रा होगा H प्लस आयन का, वही तो डिसाइड करेगा कि वो एसिड कितना पावरफुल है। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब आई बात समझ के नहीं आई। पीएच स्केल हमको बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का क्वांटिटी कितना है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है। क्योंकि अगर ये बात पता चल गई कि उस में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, तो आगे की बात जानने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही पावरफुल या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा उतना ही वीक, कमजोर एसिड होगा। समझ आया कि नहीं? तो पता चल जाएगा। तो पीएच स्केल हमको क्या बताता है, पीएच स्केल डेफिनेशन, और इस पे हेडिंग में 2 लाइन खींचिएगा। अ स्केल फोर मतलब क्या होता है, के लिए, मेजरिंग, मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का क्वांटिटी देखने के लिए। किसमें? यहां और लिखते हैं इन अ गिवन सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हम लोग को दिया होगा, इन अ गिवन सॉल्यूशन।
अब जाके ये डेफिनेशन क्या होता है कंप्लीट, कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए हम लोग पीएच स्केल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब वो उसका एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी अगर कम होगा तो वीक एसिड होगा। अगर H प्लस आयन का क्वांटिटी ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम, तो मीडियम एसिड होगा, ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना बहुत ज्यादा वीक होगा। आ रही है बात समझ में धीरे धीरे। ये डेफिनेशन हो गया। पीएच स्केल आपको हमेशा ऐसे लिखना है, स्मॉल पी कैपिटल एच। यहाँ जो P है, P का मतलब क्या होता है, पीएच का दोनों का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ H प्लस आयन। P का मतलब क्या है, आपके बुक में भी दिया है, P का मतलब स्टैंड्स फॉर पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर ऑफ H प्लस आयन मतलब H प्लस आयन की पावर कितनी है, पावर मतलब वो वाला पावर मैथ्स में मत समझ जाइएगा 10 के पावर 2, ये वाला पावर नहीं, पावर मतलब कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा एसिड का, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा कम होगा उसका पावर उतना ही कम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो इतना समझ गए। अब देखिए जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल का रेंज जो होता है, पीएच स्केल का जो रेंज होता है फ्रॉम 0 टू 14। अब मन में सवाल आ रहा होगा सर 0 टू 14 ही क्यों होता है, तो इसका आंसर आपको क्लास 11th में मिलेगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में। तो इतना बात आप नोट कर लीजिए। अब मेन कहानी, फिर इसका पीएच स्केल बनाते हैं और फिर और बातें जानते हैं पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग फाइनली क्या देख रहे हैं, पीएच स्केल। इस डायग्राम के नीचे आपको क्या लिखना है, पीएच स्केल। अब देखिए ये कैसे बताता है हम लोग को क्या क्या चीज। सबसे पहले पीएच स्केल 0 से लेकर कहां तक होता है, 14 तक होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। अगर पीएच वैल्यू, ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर पीएच की वैल्यू स्मॉलर देन, छोटा है, 7 से कम है, 7 से अगर पीएच वैल्यू कम है, मतलब 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा या एसिड होगा। क्या होगा, एसिड। दूसरा केस, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, तब वो क्या होगा, 7 से ज्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 7 से ज्यादा मतलब 7.1 भी हुआ ना, जैसे यहाँ 7.1, 7.2, 7.3, तो भी वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। समझ आ रहा है बात। जैसे यहाँ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 तक वो एसिड होगा, क्योंकि 7 से कम है, 6.9 तक वो एसिड होगा। जैसे ही 7 में पहुंचा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ऐसे ही 7 से ज्यादा हुआ मतलब 7.1 भी हो गया तो बेस बन गया। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 8, ये सब बेस है। 7 से एग्जैक्ट अगर 7 है, जैसे पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेस। अब देख लेते हैं यहां पर, अगर पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब ना वो एसिडिक नेचर का होगा ना वो बेसिक नेचर का होगा। क्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। इतना नोट करने के बाद अब मेन कहानी समझते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 7 से कम है पीएच वैल्यू तो क्या होगा, एसिड। अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है पीएच वैल्यू तो क्या होगा, एसिड।
और अगर 7 से ज्यादा है पीएच वैल्यू तो वो क्या होगा, बेस होगा। ये बहुत इजी है, आप लोग को याद हो गया होगा। अगर 7 से कम होगा पीएच वैल्यू तो वो एसिड होगा, और अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब देखिए पीएच वैल्यू में कि जैसे ही आप इधर से 7 से इधर आते हैं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, मात्रा इंक्रीज, बढ़ती है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ तो ये पीएच वैल्यू है ना 6543210, ये तो कम हो रहा है डाटा, तो ऐसा क्यों लिखा है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है? ये आपको बात क्लास 10th में समझ नहीं आएगी, आप कितनों समझ लीजिए। ये आपको क्लास 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, जिसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट भी मर्ज है, छत्तीसगढ़ वाले बुक में। वहां जब आप पढ़िएगा पूरा पीएच का एक फॉर्मूला होता है -log बेस 10 और ब्रैकेट में H प्लस आयन, और आपको पूरा लॉग का सिस्टम समझना पड़ेगा। इतना समझने के बाद आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा 10⁻⁻² मोल पर लीटर है इसका H प्लस आयन, तो इसका पीएच वैल्यू इतना होगा। तब आपको समझ आएगा अच्छा ये अगर ये डाटा घट रहा है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है। उतना समझने के बाद यहाँ पर समझना भी मुमकिन नहीं है, बस आप केवल इतना ही समझ जाइए कि जैसे जैसे आगे जाते हैं इनके H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मतलब मात्रा बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं OH माइनस आयन, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन मतलब मात्रा बढ़ते जाता है, क्वांटिटी इधर। अब इसका और फील लेते हैं, देखिए इतना नोट कर लिए। अब देखिए आगे चलते हैं, अगर ये नहीं भी समझ आया तो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। पीएच वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। मैं एक नोट लिखवाता हूं आप लोग को, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ पीएच वैल्यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हैं कि नहीं आप लोग? इनवर्सली का मतलब उल्टा, इनवर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब पीएच वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा। अगर पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, अगर पीएच वैल्यू घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तभी तो उल्टे होंगे। ठीक, अब समझाते हैं इसको एग्जांपल से, तभी फील आएगा आपको। मान लीजिए हमारे पास दो ओचेज हैं, यहां पर मैं आपको मिटा देता हूं यहाँ वाला पोर्शन एग्जाम्पल के लिए। मान के चलिए एक एसिड है ए, एसिड क्या है हमारे पास, ए है, और एक एसिड है हमारे पास बी। ठीक है, अब मैं आपसे कह दिया कि इस एसिड का पीएच वैल्यू 3 है, और मैंने बोल दिया कि इसका पीएच वैल्यू 6 है। तो अब आप लोग बताइए कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पीएच वैल्यू किसकी ज्यादा है, 6 की, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। पीएच वैल्यू जितना कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज्यादा। समझ आया? फिर से बोल रहा हूं, आई रिपीट अगेन, अगर पीएच वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा, पीएच वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। पीएच वैल्यू जितना ज्यादा कम, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। इसमें पीएच वैल्यू किसका कम है, ए का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ए का कंपेयर टू बी। समझ आई बात? और समझते हैं, इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए बिल्कुल। देखिए अब हम लोग 3 से 4 एसिड लेते हैं, उनका पीएच वैल्यू लिखते हैं, देन कंपेयर करते हैं।
और इसी से हम लोग का क्वेश्चन भी एक्सरसाइज वगैरह में दिया है, तो आप इजिली कंपेयर कर लीजिएगा। एक एसिड है, ठीक है, ए नाम लिख दिया हूं मैं, यहाँ बी लिख दिया हूं, यहाँ सी लिख दिया हूं, यहाँ डी, यहाँ ई, बस इतना काफी है। ये सब एसिड है। क्या है? सब एसिड। इस एसिड की पीएच वैल्यू है, मान के चलिए 6.8, इसका पीएच वैल्यू है 3.2, इसका पीएच वैल्यू है 4, और डी का पीएच वैल्यू है 2.3, और ई का पीएच वैल्यू है, ई का पीएच वैल्यू है मान के चलिए 1। ठीक है, तो अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब किस एसिड का पावर कितना ज्यादा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग बताइए, कैसे बताएंगे सर? कमेंट करके। पीएच वैल्यू सबसे कम किसका दिख रहा है आपको? ई का। तो जिसका पीएच वैल्यू जिसका सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ई का देखिए पीएच वैल्यू 1 है, सबसे कम है कि नहीं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? ई। 1 के बाद किसका कम है? डी का 2.3, तो ई के बाद डी स्ट्रॉन्ग होगा। 2.3 से फिर कौन है? 3.2 है, फिर बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर बी के बाद कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सी, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ए। क्योंकि पीएच वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही वीक या कमजोर एसिड होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आप लोग को अब फर्स्ट एग्जाम्पल एक दे दिए, एक दूसरा एग्जाम्पल दे दिए, अब आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अगर पीएच वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और किसी का पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। ठीक, दो एसिड है मान के चलिए, एक का पीएच वैल्यू है 3 और एक का पीएच वैल्यू है 1.2। बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? ये वाला। इसका पीएच वैल्यू कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड होगा इसके कंपेयर में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं फाइनली एसिड का कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, अब हम आते हैं किसमें? बेस में। तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात किसका करते हैं? बेस के बारे में करते हैं। तो बेस में क्या सिस्टम होता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू। मतलब पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा, देखिए इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, अगर पीएच 14 है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, पीएच 13 है तो कमजोर बेस, 12 है तो और कमजोर, 11 है तो और कमजोर, 10 है तो और कमजोर, 9 है तो और कमजोर, 8 है तो सबसे ज्यादा कमजोर। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान के चलिए एक बेस है जिसका नाम है X, एक बेस है जिसका नाम है Y, और एक बेस है जिसका नाम है Z। ठीक, ये सब बेस हैं। इस बेस का पीएच वैल्यू है 13, इस बेस का पीएच वैल्यू है मान के चलिए 14, और इस बेस का पीएच वैल्यू है मान के चलिए 9 है। ठीक है, अब हम लोग को इसका बेसिक स्ट्रेंथ लिखना है, मतलब किसका बेस का पावर, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ किसका, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, पावर क्या है सबका। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन होगा? Y, क्योंकि पीएच वैल्यू जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, पीएच वैल्यू जितना कम बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम। इसमें अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक घटती है
तो दूसरी भी घटती है। ये होता है सिस्टम। तो बेसिक स्ट्रेंथ Y का क्या होगा? सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? Y। Y के बाद किसका है? कौन होगा स्ट्रॉन्ग बेस? X, क्योंकि 14 से कम कौन है? 13। फिर सबसे वीक बेस इसमें कौन होगा? Z। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इसको नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसको भी क्या करते हैं? खत्म। फिर दूसरा डेफिनेशन की ओर चलेंगे हम लोग, और इसके बारे में जो एग्जाम से क्वेश्चन बन सकता है वो वगैरह भी देखेंगे हम। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा। मान के चलिए मैं बोला एक बेस है हमारे पास, उस बेस का नाम है, क्या दे दे हम लोग? के। एक बेस क्या है हमारे पास? के। और दूसरा एक बेस है हमारे पास जिसका नाम है एल। इसका पीएच वैल्यू गिवन है हम लोग को, मान के चलिए 8, और इसका पीएच वैल्यू गिवन है हम लोग को 11। बताइए कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा वही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो वीक बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस कौन होगा? ये। मतलब जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, मैंने बताया जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो वीक बेस होगा। लेकिन एसिड के मामले में क्या था? जस्ट उल्टा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ मैंने लिखवाया, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। मतलब पीएच वैल्यू जितना बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीएच वैल्यू जिसका ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ भी उसका ज्यादा। तो पीएच वैल्यू किसका ज्यादा है? 11। इसका ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ही इसका ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा। इसका कम है उसके कंपेयर में तो ये वीक बेस होगा। ऐसे ही हम लोग को दो बेस का पीएच ऐसे दे दिया है, एक बेस का पीएच वैल्यू 9.8 है और एक बेस का पीएच वैल्यू मान के चलिए 8.9 है। बताइए कौन सा बेस बोलेगा हमसे कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो बेस हम लोग क्या जानते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। जिसका पीएच ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच किसका ज्यादा है? इसका 9.8 है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये वीक बेस होगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बहुत इजी सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एसिड का जस्ट उल्टा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच होता है। पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। इसी का उल्टा, अगर पीएच वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बस यही ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने पीएच वैल्यू के बारे में जान लिया। अब हम लोग को इसके आगे जानना है। एक तो मैं बोला था आपको पीएच वैल्यू का दो डेफिनेशन बताऊंगा, तो एक अभी और बताता हूं। फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर के बारे में बताते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखते हैं? पीएच वैल्यू का सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, देखिए क्या हुआ, किस सन में तो बुक चेंज हुआ एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, देखना पड़ेगा। जब हम लोग क्लास 10th पढ़ा करते थे तो यही वाला डेफिनेशन हम लोगों ने यूज किया था, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ के बुक में ये वाला डेफिनेशन था और ये वाला फॉर्मूला था पीएच का। फिर बुक चेंज हो गया तो सारी कहानियां सब चले गई, वो सब डेफिनेशन नहीं रह गया, वो सब फॉर्मूला नहीं रह गया। फिर भी कोई बात नहीं, पीएच का स्केल का डेफिनेशन बार बार पूछा करता है, तो आप लोग एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन उस वाला में खोज के ले आया हूं। क्या? देखिए, जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो हालांकि ये पढ़िएगा कि पीएच का एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग और ये बड़ा ब्रैकेट H प्लस। ठीक है, अब एक बात बता दूं, अभी आपको ये क्लास 11th में मिलेगा, बट जब बुक चेंज नहीं हुआ था उससे पहले ये क्लास 10th में आपको केवल डेफिनेशन दिया रहता था सीजी बुक में।
बट जब से बुक चेंज हुआ तो ये हटा दिया, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से डेफिनेशन बना करके बुक में, छत्तीसगढ़ बुक में दिया था, वो वाला अभी आपको मैं लिखवाऊंगा। छत्तीसगढ़ बुक में बुक चेंज होने से पहले, जब बुक चेंज हुआ तो ये सब हट गया, तो उसके पहले का, मेरे समय का मैं आपको बताता हूँ, बहुत काम आएगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन मिलेगा आपको। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री में बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में बड़े ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है। क्लास 11th में जाइएगा तो आप पढ़िएगा, बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फील मैंने आपको दे ही दिया है। अब देखिए पीएच क्या होता है, तो पीएच का आप डेफिनेशन क्या लिखिएगा, इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे से देख लिखते हैं। इट इज माइनस है तो अब देखिए नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव। लॉग का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। देखिए नेगेटिव, लॉग का फुल फॉर्म लॉगरिथम, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, H प्लस आयन, और बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, यही क्या होता है एक्चुअली में, पीएच। यही है कि नहीं पीएच? ध्यान से सुनिएगा, फिर से आपको बताते हैं। पीएच क्या होता है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम, कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑफ। इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, और बड़े ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन। यही होता है पीएच स्केल या पीएच वैल्यू। इतना डेफिनेशन लिखने के बाद आप फिर इस फॉर्मूला को लिख दीजिएगा, बता रहा हूं, चेकर खुश हो जाएगा आपके ऊपर, आप एकदम यूनिक स्टूडेंट बन जाइएगा उसकी नजर में। फिर आप वो सब लिख सकते हैं कि पीएच, इफ पीएच वैल्यू लेस देन 7 देन वो क्या होगा, एसिड। इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 तो क्या होगा, बेस। इफ पीएच वैल्यू अगर 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, इसके नीचे वो बात लिख सकते हैं। फिर 3 मार्क्स के लिए एकदम बेहतरीन हो जाएगा। समझ आएगा कि नहीं वाला डेफिनेशन, ठीक। अब आपको एक सेकंड लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर को मैंने पढ़ाते समय छोड़ा था, मैंने कहा था इसका एक चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब उसको देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का फील देता हूं, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को अब देखने के बाद। क्यों? इसको पीएच वैल्यू के बाद पढ़ने से ही आपको फील आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का, कि आखिर एक्चुअली में इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। जब तक पीएच वैल्यू में आपको नहीं समझा रहा था, तब ये उसके पीएच वैल्यू समझाने के बाद अगर हम इसको पढ़ें तो हमको ज्यादा फील आएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। अब हमको मान के चलिए, देखिए क्या दिया है। मैं बताया था यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है और एक पेपर का छोटा सा स्ट्रिप होता है, और उसको बनाया कैसे जाता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को का मिक्सचर से बनाया जाता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है, जो एक पेपर की स्ट्रिप के जैसा होता है। इसको अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में डीप कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, डुबोने के बाद अगर पेपर की स्ट्रिप का कलर रेड हो गया, इट मीन्स उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 1। और कोई अगर दूसरा सॉल्यूशन दिया है, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की स्ट्रिप को डुबो रहे हैं, और उसका कलर अगर पिंक हो गया तो मतलब उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी, 2। ऑरेंज हो गया तो 3, बिग कलर हो गया 4, येलो कलर हो गया 5, लाइम ग्रीन हो गया 6, ग्रीन कलर हो गया 7,
डार्क ग्रीन हो गया, 8 टर्कोइज कलर हो गया, 9 पेल ब्लू कलर हो गया, 10 ब्लू कलर हो गया, 11 डार्क ब्लू कलर हो गया, 12 वायलेट कलर हो गया, 13 पर्पल कलर हो गया, 14। अब फील आया कि नहीं हम लोग एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके कैसे पीएच वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हमको पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेंगे, वही पेपर की स्ट्रिप, और उसको इसमें डीप करेंगे, डुबोएंगे, और डीप करेंगे जैसे ही डुबोएंगे, और डुबोने के बाद ये पेपर का स्ट्रिप रहता है, डुबोने के बाद मान के चलिए इसका कलर क्या हो गया, मैं मान लू पर्पल कलर हो गया। कैसा हो गया, पर्पल कलर। तो अगर पर्पल कलर हो गया मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा, पर्पल किसके लिए होता है, पीएच वैल्यू 14 के लिए, मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, 14 होगा। फिर इसी तरीके से मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इसका पीएच वैल्यू हमको पता नहीं है, कैसे करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसके अंदर डीप कर देंगे। डीप करने पर अगर इसका कलर मान लीजिए ऑरेंज कलर हो गया, कैसा कलर हो गया, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर में यहां लिख दे रहा हूं, ऑरेंज कलर हो गया, मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, 3 होगा। ये एसिड होगा और ये बेस होगा। आई होप आप लोग को फील आया होगा कि आखिर में लैब में, लेबोरेटरी में यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके हम लोग पीएच वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। फील आया कि नहीं आया। किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू निकालना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डीप कर दीजिए, अगर उसका कलर मान के चलिए पेल ब्लू, लाइट ब्लू कलर हो गया, हल्का सा ब्लू कलर हो गया, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 10। कोई और सॉल्यूशन है उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर को डीप कर दिया, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का अगर कलर मान के चलिए डार्क ब्लू हो गया, तो जो सॉल्यूशन था जिसमें हम लोग अंदर डुबोए थे उसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर को, तो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा, 12। ऐसे ही और कोई सॉल्यूशन है उसमें मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर डीप किया, और अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर पिंक कलर हो गया, मतलब वो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा, 2। अगर मैंने किसी और सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर को डीप किया और यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर रेड कलर का हो गया, तो उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा, 1। फील आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए मैंने पीएच वैल्यू के बाद पढ़ाया। आई होप आप लोगों को खूब मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और मेरे को पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा है, इसको आनंद। इतना समझने के बाद अब हम लोग, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया, सेकंड डेफिनेशन ये बता दिया, बुक में एक लास्ट में हम लोग को कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बारे में भी अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पेज नंबर स्टडी कर रहे हैं 24। पीएच वैल्यू दिया है, फिर उसमें लास्ट में आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा पेज नंबर 24 में, जिससे आप आइडेंटिफाई करिएगा कि मैं कहां पर इसको पढ़ा रहा हूं, इस टाइप का। तो चलिए ये आपके जानकारी के लिए अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक आध नंबर का बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया तो थ्योरेटिकल तो नहीं आएगा, एक आध नंबर का मार्क्स से आ सकता है इसके बीच से, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम वाला 20 से ऐसा ना ऐसा क्वेश्चन बन लेता ही एक आध 2 नंबर का, जो केवल टॉपर ही सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है, जो एकदम डीपली बुक का ज्ञान लिया हो। देखिए जो पानी होता है, H2O वाटर होता है, वो पार्शियली, एक टर्म यूज किया है बुक में, दैट इज पार्शियली। हालांकि इसका मतलब मैं पहले आपको बताऊंगा ही बाद में। पार्शियली का मतलब क्या होता है, हल्का सा, हल्का सा या बहुत कम, बहुत बहुत कम, ठीक है, ये मतलब होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, ये होता है पार्शियली का मतलब। ये साइंस, साइंस का लैंग्वेज है पार्शियली, साइंस का वर्ड है, टर्म है पार्शियली। इसका मतलब हल्का सा होता है, बहुत कम या एकदम थोड़ा सा। तो देखिए जो पानी होता है, वाटर, वाटर क्या होता है, एकदम हल्का सा,
वाटर जो होता है एकदम हल्का सा ब्रेक डाउन हो जाता है। हल्का सा कहने का मतलब मैं समझा रहा हूं, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए, एग्जैक्ट डाटा तो मेरे को याद नहीं है, अगर 10,000 वाटर के मोलिक्यूल्स हैं, सपोज कितने हजार हैं, 10,000 वाटर के मोलिक्यूल है। इसका एग्जैक्ट डाटा दिया है बट मेरे को याद नहीं है, फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया देने के लिए ऐसे समझा देता हूं। मैंने H2O का 10,000 मोलिक्यूल लिया, या एकदम देहाती लैंग्वेज में हम लोग समझें तो 10,000 ठे हमारे पास H2O वाटर मोलिक्यूल है। उसमें से केवल एक आध दो H2O वाटर ही मोलिक्यूल ही H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटेंगे। सोचो 10,000 में से एक या दो H2O के मोलिक्यूल ही H प्लस या OH माइनस आयन में टूटेंगे, मतलब बहुत कम H2O टूटता है H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। अब फील आया कि नहीं है, इतना कम, 1,000 में से एक या दो H2O का मोलिक्यूल H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। इसी के लिए बुक में एक वर्ड लिखा है कि जो H2O होता है वो पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। पार्शियली मतलब बहुत कम टूटता है H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। कितना कम, मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। अब देखिए क्या होता है, इसके आगे हम लोग को समझना है, ठीक है। तो वाटर में दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। जितना H प्लस आयन प्रेजेंट होगा, मान के चलिए एक H प्लस आयन है तो एक OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो न्यूट्रल होता है वाटर। ठीक है कि नहीं? ठीक ठीक, इतना समझे? ठीक है। अब सुनिएगा, बुक वाला केवल दो चीज बताया है। मान के चलिए हमारे पास इसमें क्या है, वाटर है। क्या है इसमें? वाटर। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बस 5 मिनट का है, ज्यादा नहीं है। इसमें क्या फिल फिल हम लोग कर दिए हैं वाटर, और वाटर एकदम कम H प्लस आयन और OH माइनस आयन में ब्रेक हुआ होगा कि नहीं हुआ? हुआ होगा। मान के चलिए वाटर के 10,000 मोलिक्यूल हैं, 10,000 में से एक मोलिक्यूल H प्लस और OH माइनस में, या दो मोलिक्यूल H प्लस या OH माइनस आयन में ब्रेक हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? हुए होंगे। 10,000 में से एक आध दो क्या है, बहुत कम है कि नहीं है? एकदम न के बराबर टूटता है H2O, किसमें? H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। ये बताइए क्या है अपना? पानी, वाटर है। क्या है? वाटर। इतना समझ के आप नहाते हैं, पानी पीते हैं, कोई सा भी वाटर यूज करते हैं, उसमें कुछ वाटर H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटा रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब क्या किए सुनिए, अब वाटर में हम लोग क्या डाल दिए? एसिड। जनरली एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि एसिड में अगर हम लोग वाटर नहीं डालेंगे तो एसिड बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए जनरली डाइल्यूट एसिड ही यूज होता है। डाइल्यूट एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, सब बताया जाएगा आपको आगे वाले अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो एसिड को मैंने क्या डाल दिया? वाटर में। और जैसे ही एसिड गया वाटर में, तो एसिड क्या देता है वाटर में घुलने के बाद? H प्लस आयन। तो ये एसिड बहुत सारा H प्लस आयन देगा। ठीक है भाई, ठीक है, इतना समझ गए? ठीक। अब यहीं से एक कंक्लूजन निकलेगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एसिड होता है, अब ये तो पूरा एसिड बन गया घुलने के बाद। पानी था, पानी में मैंने क्या डाल दिया? एसिड। तो एसिड पानी में घुल गया, तो ये फाइनली क्या बन गया? एसिड। घुलने के बाद पूरा तो एसिड हो गया। पानी में मैंने क्या घोल दिया? एसिड। तो पूरा एसिड बन गया कि नहीं? घुलने के बाद बन गया। अब बताइए एसिड में, किसमें? एसिड में। एसिड के पास H प्लस आयन भी है। देखिए H प्लस आयन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। और साथ ही साथ OH माइनस आयन भी है। यही बात आपको बुक वाला समझाना चाहता है कि जो एसिड होता है उसके पास H प्लस आयन भी होते हैं और OH माइनस आयन भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन H प्लस आयन जो होगा वो मोर अमाउंट में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, मोर अमाउंट।
दिख ही रहा है आपको, ज्यादा क्वांटिटी में है कि नहीं, H प्लस H प्लस H प्लस। और जो OH माइनस आयन होगा वो लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में। तो यहीं से आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कोई सॉल्यूशन है, कोई क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस आयन है और कम क्वांटिटी में OH माइनस आयन है। तो बताइए वो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा? एसिडिक नेचर का। तो एसिड हो या बेस हो, दोनों में H प्लस और OH माइनस होता है, लेकिन जो एसिड होता है उसमें H प्लस की क्वांटिटी ज्यादा होगी और OH माइनस की क्वांटिटी बहुत कम होगी। यही बात सिखाना चाहता था, समझ आया? या आपको ऐसे भी दे सकता है, हालांकि मोल उल टर्म तो यूज नहीं किया है अभी क्लास 10th में, बस आपसे ऐसे ही सेंटेंस से दे करके पूछ सकता है, बताइए H प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है कि नहीं है? है। OH माइनस की क्वांटिटी बोले या मात्रा कम है कि नहीं है? है। मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH माइनस का आयन कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि कोई सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम है। तो बताइए वो सॉल्यूशन किस नेचर का होगा? तो बताइए जिसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम हो, लेस अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन कम है, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। समझ आई बात? आगे यहाँ मोर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं हम और लेस कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए मोर कंसंट्रेशन, क्योंकि ये वर्ड ज्यादा यूज होगा कंसंट्रेशन, और यहाँ लेस कंसंट्रेशन किसका? OH माइनस का। लेस मतलब कम, कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, कम क्वांटिटी है OH माइनस की, है कि नहीं है? मोर कंसंट्रेशन ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा क्वांटिटी है कि नहीं है? तो जिसमें ज्यादा H प्लस रहेगा वो एसिड होगा। ठीक है, अब बेस का भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये नोट हो गया। अब देखिए बेस के बारे में। बस सेम फीचर बेस में भी होगा। अब देखिए बेस को भी जनरली वाटर में ही डिसॉल्व होता है, वाटर में ही घोल करके हम लोग रखते हैं। यहाँ वाटर है, क्या है? वाटर। और वाटर किस में डिसोसिएट रहता है बताइए? H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। मान के चलिए यहाँ भी वाटर के 2 मॉलिक्यूल आपस में टूटे हुए हैं, जैसे यहाँ पर टूटे हुए थे। अब इस वाटर में मैंने क्या घोल दिया, क्या डिसॉल्व कर दिया? बेस। क्या कर दिया? बेस। और बेस वाटर में घुलने के बाद, जाने के बाद हमको कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन देगा। इसको हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए हैं एकदम अच्छे से। जाने के बाद क्या देगा? OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। देगा कि नहीं देगा? देगा। अब बताइए जैसे ही बेस को मैं पानी में घोलूंगा, वाटर में घोलूंगा, तो पूरा तो बेसे रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, डाइल्यूट बेस जिसको बोलते हैं। ये भी जो एसिड है, एसिड में मैंने पानी घोल दिया, डाइल्यूट एसिड बन गया। तो जनरली जो आपको एसिड और बेस दिखता है ना, वो वाटर में घुला ही रहता है, डिसॉल्व रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ताकत कम करने के लिए। क्योंकि अगर एसिड में हम लोग पानी ना घोले ना, तो उसका एकदम छोटा सा बूंद भी अगर आके पड़ जाए हमारे हाथ वगैरह में, तो पूरे हमारे मसल्स को जला देगा, हड्डी तक पहुंच जाएगा, इतना पावरफुल होगा। इसलिए उसको पानी मिला करके कमजोर बनाया जाता है, वीक बनाया जाता है, एसिड को भी और बेस को भी। इसलिए मैं कह रहा हूं जो एसिड और बेस होते हैं वो जनरली पानी में डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए रहते हैं, और उनका पावर कम करके हमारे लैब में रखा जाता है, पानी घोल करके। अब देखिए बेस को मैंने पानी में घोला तो पूरा बेसे बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। बेस, बेस की ताकत कम कर दी गई। अब देखिए बेस के पास भी H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, दोनों है।
देखिए H प्लस आयन दिख रहा है कि नहीं, और OH माइनस आयन भी दिख रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन, मात्रा, क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? OH माइनस आयन की। तो ये मोर कंसंट्रेशन है इसका, मोर कंसंट्रेशन। किसका ज्यादा कंसंट्रेशन है? हाइड्रोक्साइड आयन का। और इसका कंसंट्रेशन क्या है? लेस कंसंट्रेशन। तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है? कम, लेस मतलब कम, और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? मोर, ज्यादा। तो बताइए वो सॉल्यूशन किस नेचर का होगा? तो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। समझ आ गया बात कि नहीं आ गया? बस। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, देखिए मैं समझाता हूं। H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं किसी भी वो चीज में। यहां देख लेते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं। पहला बात क्लियर हुआ। अगर उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और अगर उस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होगा। यही कंक्लूजन निकलता है। किसी भी सॉल्यूशन में दोनों होते हैं, H प्लस आयंस भी होते हैं और OH माइनस आयन भी होते हैं, दोनों होते हैं, बस कोई कम होगा और कोई ज्यादा होगा, होगा तो दोनों। जैसे इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है, कभी अच्छाई ज्यादा होगा तो कभी बुराई ज्यादा होगा, होगा तो दोनों, कभी दोनों खत्म नहीं हो सकते। ठीक उसी तरीके से कभी ऐसा सॉल्यूशन नहीं बन सकता जिसमें केवल H प्लस ही हो और हमेशा OH माइनस हो। तो अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है मतलब वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक। और अगर किसी कंसंट्रेशन में OH माइनस आयन ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होगा। समझ आया? अगर H प्लस आयन ज्यादा है, OH माइनस के कंपेयर में H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक, और H प्लस OH माइनस दोनों के कंपेयर में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्वांटिटी ज्यादा है, OH माइनस आयन ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होगा। और दोनों के कंपेयर में अगर H प्लस आयन ज्यादा निकल रहा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और दोनों के कंपेयर में अगर OH माइनस आयन अगर ज्यादा आ रहा है तो वो बेसिक नेचर का होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे आप लोग। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है और OH माइनस आयन कम है तो वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन ज्यादा है और H प्लस आयन क्या है? कम, तो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। एक लास्ट एग्जांपल बस देखिए, फिर इस वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे डेली यूजेस ऑफ पीएच वैल्यू, फिर सॉल्ट्स देखेंगे, सॉल्ट्स का एक वीडियो बनेगा, फिर एसिड रेन का एक वीडियो बनेगा, देन ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग इसका एग्जांपल वगैरह एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ एक सॉल्यूशन बना दे रहा हूं, यहां मैंने लिख दिया H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। फिर एक दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, मैंने लिख दिया यहाँ OH माइनस, H प्लस OH माइनस, OH माइनस। फिर एक तीसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, इसको मैं H प्लस कर देता हूं, ये OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, अब बताइए कि इसका नेचर कैसा होगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? तो देखिए H प्लस आयन कितने हैं? 1 2 3 है कि नहीं है? अच्छा, एक H प्लस आयन और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 और एक 4। H प्लस आयन कितने हैं? 4 हैं। तो कंसंट्रेशन, और OH माइनस आयन कितने हैं? 1 2 3, 3 हैं। तो देखिए ज्यादा कौन है? H प्लस आयन ज्यादा है। तो H प्लस आयन ज्यादा है तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। समझ आ गया कि नहीं? मतलब एसिडिक, एसिड के जैसा बिहेव करेगा। यहां पर देखिए H प्लस आयन कितने हैं? 1 2 3। H प्लस आयन कितने हैं? 3।
OH माइनस आयन देखिए कितने हैं, OH माइनस 1 2 3, ये भी 3 है, H प्लस आयन भी 3 है, OH माइनस आयन भी 3 है। तो अगर दोनों सेम हो जाते हैं, जितने H प्लस आयन उतने OH माइनस आयन, तो वो क्या हो जाता है फाइनली, न्यूट्रल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल। अब देखिए यहां पर OH माइनस आयन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H प्लस आयन कितने हैं इसमें, 3। तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH माइनस आयन का, ये ज्यादा है। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, और ये न्यूट्रल नेचर का होगा। अब समझ आ गया होगा आप लोग को, जो मैं बार बार कह रहा था, एग्जाम्पल समझेंगे ज्यादा बेटर क्लियर हो जाए। अगर H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल। इस बात पे मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया था, बट अब आप इसको एकदम गौर से समझिएगा कि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल है। एक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल है, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन आपस में क्या है, बराबर है। तो बताइए वो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। चार दे देगा आपको ऑप्शन, एसिड, बेस, तीसरा न्यूट्रल और चौथा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूट्रल। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है, तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल होगा। ठीक, तो अब हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं क्या करते हैं, खत्म।